गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर 4 में। अभी तक बेटा हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। नेचुरली बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग वही है ना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग, एनालाइज करना, रिजल्ट्स निकालना, प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमें तो लगता है कि अकाउंटिंग के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस ही हैं। लेकिन अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या, जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। वो कैसे? Accounting is not fully exact in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence. इसमें यह कहा गया है कि हम अकाउंटिंग केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की करते हैं जिनका हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, जिनका हमारे पास बिल है। उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। येट जबकि some estimations are also made for ascertaining profit or loss। जबकि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें कुछ एस्टिमेशंस भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, किसी एसेट की यूजफुल लाइफ का अनुमान लगाना। प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स के लिए हमें प्रोविज़न बनाना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट्सेट्रा, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं। ये बातें अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगी बेटा, क्योंकि यही तो बेस है जो हमने अभी सीखना है। इसमें एक चीज़ आपको समझा देती हूँ, जैसे कि एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। क्या होता है बेटा, जैसे हम अपने बिजनेस के लिए कोई एक मशीन खरीदते हैं 1 लाख रुपीज़ की। अब वो मशीन जब हमने खरीदी वो ईयर 2001 में, तो वो मशीन जैसे जैसे चलाएंगे तो कुछ घिसेगी। जब घिसती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, कमी आती है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है, इसके लिए तो अनुमान लगाना पड़ता है। एक बिजनेसमैन कहता है कि इसकी लाइफ 20 साल है, यानी ये मशीन 20 साल चलेगी, यानी उसकी वैल्यू को हमें 20 सालों में राइट ऑफ करना है कि 20 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या सिर्फ थोड़ी सी रह जाएगी, कबाड़ हो जाएगा। कोई कहता है नहीं ये तो 15 साल चलेगी, कोई एस्टिमेट करता है 10 साल चलेगी। तो क्या होता है कि हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से इन चीज़ों का एस्टिमेशन लगाता है, और एस्टिमेशन लगाने के बाद उस एसेट की वैल्यू कितनी कम हो रही है वो अनुमान लगाकर रिकॉर्ड करता है। तो अगर हम ये कहें कि अकाउंटिंग एविडेंस बेस है, नो डाउट हम हर चीज़ एविडेंस के आधार पर सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी हम करते हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है। वो हम किस बेस पर करते हैं, एस्टिमेशन बेस पर करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपकी रियल लाइफ से भी लेती हूँ। जैसे आपने एक बाइक खरीदी, 6 महीने बाद आप चाहते कि मैं इस बाइक को बेच दूँ। आपने 1 लाख की बाइक ली थी, आपके दूसरा दोस्त है उसने भी उसी दिन 1 लाख की बाइक ली थी। वो भी कहता है कि मैं भी 6 महीने बाद अब मैं ये बेच के नहीं लूँगा। दोनों चाहते हैं। जो पहला दोस्त है वो कहता है मैं तो 6 महीने बाद बेचने के बाद इस 1 लाख के पूरे 1 लाख ही लूँगा, या मैं सिर्फ 5,000 कम करूँगा। यानी उसकी नज़र में 6 महीने में उस बाइक की वैल्यू केवल कितनी कम हुई, 5,000। दूसरा दोस्त कहता है नहीं 10,000 कम पे बेचूंगा मैं तो। यानी उसकी नज़र में उसने क्या अनुमान लगाया कि मैं इसको 10,000 कम पर डेप्रिसिएट करके बेचूंगा, क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो गई। तो हर एक का अपना नज़रिया है। ऐसे बिजनेस में भी हम कुछ ट्रांजैक्शंस एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इन सब की अकाउंटिंग हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे, ठीक है। तो ये अभी आप एग्जाम्पल्स याद रख लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसे ये क्या चीज़ है। आप मालूम है कि हर बिजनेस में उधार माल बेचा जाता है। उधार माल बेचने पर कभी कभी हमें लगता है कि हमारा पैसा डूब भी सकता है। कोई बंदा जिसको हमने माल बेचा है वो हमें पैसा ना दे, तो बिजनेस के अंदर ऐसे लोगों के लिए हम एक गुल्लक बना लेते हैं
उस गुल्लक का नाम है प्रोविजन। गुल्लक का नाम है प्रोविजन। किस लिए बनाई गुल्लक? फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी जिन लोगों पर हमें डाउट है कि वो पैसा नहीं देंगे, डूब जाएगा, तो उस पैसे को कहाँ से पूरा करेंगे? इस गुल्लक में से। उस गुल्लक का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इस तरह से बिजनेस के अंदर जरूरी नहीं है कि सारी ट्रांजैक्शंस एविडेंस बेस हो, प्रूफ बेस हो। कुछ ट्रांजैक्शंस हम अनुमान लगाकर भी करते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है, एस्टिमेटेड भी है, इसमें अनुमान भी लगते हैं। पहला ड्रॉबैक। दूसरा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। कभी कभी ये जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं बिजनेस की, वो हमारे को अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देती है। कैसे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो रियलिस्टिक हो। क्यों? सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो बनाई जाती हैं फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कुछ अकाउंटिंग के सिद्धांत हैं बेटा, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके आधार पर बनाई जाती हैं ये सारी की सारी जो हमारी अकाउंटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अब इसको भी एग्जाम्पल से समझाया। अंडर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? हमने ये आगे पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा यहाँ मुझे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहती है कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है तो इस सोच से करता है कि वो बिजनेस गोइंग चलता रहेगा। ये नहीं कि आज शुरू करा कल बंद कर देंगे। तो इस सोच के साथ जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है। इट इज टेकन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर। वही बात जो मैंने अभी समझाई है। इसमें क्या सोचा जाता है कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में फोर्सिएबल पीरियड तक चलता रहेगा। Accordingly, assets are recorded at cost and depreciated over their useful life. इसी के आधार पर हम अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक बंदा कहता है मेरी एसेट 5 साल चलेगी, दूसरा कहता है 10 साल चलेगी। तो जो 5 साल कहता है वो 1 लाख को 5 सालों में ख़त्म करेगा, यानी 20,000 डेप्रिसिएशन लगाएगा ईच ईयर कि हर साल मेरी 20,000 वैल्यू कम हो रही है, तभी तो 5 साल चलेगी। दूसरा अगर कहता है 10 साल चलेगी, इसका मतलब वो उस मशीन को जो 1 लाख की है 10 साल चलाने के लिए 10 से भाग करेंगे, 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो 10,000, यानी वो कहता है कि हर साल 10,000 मेरी एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये एक अनुमान लगाया। ये अनुमान कब लगाया? जब हमारे दिमाग में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि हम अपना बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए चला रहे हैं। ठीक है। द एसेट्स में नॉट बी एक्चुअली रियलाइजेबल एट बुक वैल्यू। और जो एसेट्स हम लिखते हैं, जो वैल्यू हम लिखते हैं बुक्स में, एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो उनकी वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो बुक वैल्यू है। कैसे? जैसे मैंने आज एक मशीन खरीदी 1 लाख की, मेरे पास बिल आया, उस बिल में 1 लाख रुपया लिखा होगा, 1 लाख रुपीज़ की। तो जब मैं अकाउंटिंग करूंगी तो वो बिल मेरे लिए एविडेंस है, उसके हिसाब से मैं अपनी बुक की वैल्यू लिख देती हूँ 1 लाख रुपीज़। 1 साल बाद मैं कहती हूँ इसका 10% वैल्यू कम हो गई, क्योंकि ये 1 साल पुरानी हो गई, तो मैंने लिख दिया 10% कम करके 90,000। तो क्या ज़रूरी है मार्केट में जब आप बेचने जाओ तो वो एसेट 90,000 ही उसका पैसा मिले? हो सकता है उससे कम मिले, हो सकता है उससे ज़्यादा मिले। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अपनी एसेट्स एस्टिमेट करके उस हिसाब से एडजस्ट करी हैं जो कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू नहीं बताती हैं। तो ये उसका ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से एस्टिमेट लगाएगा। ठीक है। तो ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है कुछ हद तक, क्योंकि ये एक्चुअल मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं देती है। थर्ड ड्रॉबैक है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। अब कोई चीज मनी में है तभी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अच्छी क्वालिटी है या बुरी क्वालिटी है। तो ये इसका ड्रॉबैक हो जाता है।
accounting is confined to monetary matters only. Accounting केवल monetary matters को रिकॉर्ड करती है. Therefore, qualitative element, क्वालिटी जो है उसका, like quality और स्किल ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपकी टीम में बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, स्किलफुल, अच्छा मैनेजर है क्वालिटी वाइज, तो हम उसकी क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं. स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ मेंबर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस, हमारे अपने इंडस्ट्री में लोगों के साथ अच्छे संबंध होना, कस्टमर्स के साथ अच्छे संबंध होना, पब्लिक के साथ अच्छे संबंध होना, ये एक क्वालिटीज़ हैं जिनको क्योंकि मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं. जबकि अच्छे रिलेशंस की वजह से बिजनेस ग्रो करता है. आज आपकी अच्छे रिलेशंस आपको कहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन उन रिलेशनशिप को हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी कांट रिकॉर्ड इन द बुक्स. तो ये उसका एक लिमिटेशन हो जाता है. अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. नेक्स्ट आता है ड्रॉबैक. अकाउंटिंग इग्नोर करता है द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. अकाउंटिंग जो है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बेटा, कि ये प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं बताता. अब इसको समझने के लिए हमें एक पहले एग्जाम्पल समझना होगा. आज मैंने कोई चीज़ खरीदी, जैसे वो चीज़ है 1 किलो देसी घी मैंने खरीदा 400 रुपये का. मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. 5 साल बाद 1 किलो देसी घी 400 रुपये की बजाय कितने का हो गया? सपोज कीजिए 500 रुपये पर केजी हो गया. अब प्राइसेस चेंज हो गए लेकिन क्वांटिटी सेम है 1 किलो. समय के बदलने के साथ साथ जैसे समय बीतता है कीमतों में परिवर्तन आते हैं, चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं, लेकिन चीज़ तो वहीं रहती है. पहले भी 1 केजी देसी घी था, आज 5 साल बाद भी 1 केजी देसी घी है, क्वांटिटी तो वही है, लेकिन उसका प्राइस चेंज हो गया. तो आज जो मैंने चीज खरीदी है उसको मैं आज के प्राइस पर ही तो बैलेंस शीट में लिखूंगी, अकाउंटिंग में लिखूंगी जितने का वो बिल है. लेकिन 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी उसको हम अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं. ठीक है, तो हमारी बुक्स में जो आइटम्स दिखाई गई होंगी उनका वो प्राइस होगा. अब मैं 5 साल बाद आ जाऊं, अब 5 साल बीतने के बाद मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, तो मेरी बुक्स में जो आइटम मैंने खरीदी थी उसका जो प्राइस है वो दिखा रहा है 400 रुपीज़ सपोज करो. लेकिन क्या आज उसकी वैल्यू इतनी ही है मार्केट में? ना, मार्केट वैल्यू में चेंज आ चुका है. तो हमारी अकाउंटिंग उस जो चेंजेस आते हैं प्राइसेस के अंदर उसको नहीं शो करती है. तो ये इसका ड्रॉबैक हो जाता है. अब हम इसको पढ़ते हैं. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कोस्ट. हिस्टोरिकल कोस्ट का मतलब जब ट्रांजैक्शन हो जाती है, माल खरीदना था, मशीन खरीदनी थी, खरीदने के बाद बिल आपके पास आ जाता है, तो घटना के घटने के बाद, इवेंट्स अकर होने के बाद, तो ये हिस्टोरिकल हो गया. हिस्टोरिकल जो घटना घट गई, इवेंट्स अकर हो गई और जितने का बिल आया, आप उसको अपने अकाउंटिंग में उस बिल को देखकर ही रिकॉर्ड करोगे कि इतने की ये चीज आई. मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट, पैसा एक मेजरमेंट यूनिट है. चेंजेस इन वैल्यू, वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं फ्रिक्वेंटली, लगातार, दैट इज इट डज नॉट रिमेन स्टेबल. आप जानते हैं कीमतें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, कीमतों में परिवर्तन आता रहता है. अकाउंटिंग हाउएवर प्रेज्यूम्स, अकाउंटिंग क्या मान लेती है, प्रिज्यूम कर लेती है दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल, कि उसने जो चीज पहले खरीदी थी आज से 5 साल पहले, उसकी वैल्यू भी आज उतनी ही है. क्यों? क्योंकि वो जो चेंजेस आए हैं वो उनको अकाउंटिंग में नहीं दिखा रही है. ठीक है, मनी रिमेन्स स्टेबल अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसिडर्ड. अकाउंटिंग information will not show correct financial result.
जब तक हम अपनी अकाउंटिंग में प्राइस लेवल चेंजेस को शो नहीं करेंगे कि जो चीज़ 10 साल पहले थी, 5 साल पहले थी, आज उसकी वैल्यू वही दिखा रहे हैं, जब तक हम उस प्राइस को चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द कीमतों में जो परिवर्तन आया है, तब तक हमारी अकाउंटिंग हमें सही रिजल्ट नहीं बताएगी कि हमारे इस रियलिटी में बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। अब है तो ये ड्रॉबैक, लेकिन आपको ये चीज़ हायर क्लासेस में सिखाई जाती हैं। जब आप CA, BCom, MCom मास्टर्स करोगे तब बताया जाता है कि इसके इफेक्ट को कैसे लिया जाए। लेकिन अभी 11th क्लास में ये एक पॉइंट है, बस इतना थ्योरी में समझाया जाता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है अकाउंटिंग का कि ये इग्नोर करता है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। कभी क्या, ज्यादातर अकाउंटिंग में लीड ले जा सकती है विंडो ड्रेसिंग, दिखावे में। विंडो ड्रेसिंग कहते हैं दिखावे में। अब आप रियलिटी में अगर देखें तो बेटा बड़े सारे अकाउंटेंट, बिजनेसमैन क्या करते हैं, जब वो अपनी अकाउंटिंग कराते हैं तो अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए, अपने टैक्स को बचाने के लिए झूठे खर्चे डाल देते हैं और कम प्रॉफिट दिखा देते हैं बुक्स में, ताकि हमें इनकम टैक्स कम देना पड़े। तो इस तरह से मैनिपुलेशन करके विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं झूठे खर्चे डालकर। और कभी कभी कंपनीज घाटे में जा रही होती हैं, लेकिन इस तरह से अपनी अकाउंटिंग मैनिपुलेट करती हैं और पब्लिक से, जैसे उसे उधार चाहिए या पब्लिक को बताना चाहती है, तो वो अपने लॉसेस को या कम प्रॉफिट को ज़्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट करके मैनिपुलेट करके दिखा देती है। तो इस तरह से बहुत सारी बिजनेस कंसर्न्स या बिजनेसमैन्स मैनिपुलेशंस करते हैं और अपनी अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग यानी दिखावा करते हैं। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स, विंडो ड्रेसिंग का अर्थ है मैनिपुलेशन, घपलेबाजी करना ऑफ अकाउंट्स इन अ वे, इस तरह से घपलेबाजी करना सो एज टू कंसील विटल फैक्ट्स, छुपाना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, एंड प्रेजेंट द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अपनी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं यानी रिपोर्ट कार्ड यानी रिजल्ट्स, टू शो अ बेटर पोजीशन, और उसको दिखावा करके मैनिपुलेट करके बेटर पोजीशन में दिखाना देन व्हाट इट एक्चुअली इज, जो वो एक्चुअल है वो ना दिखाकर कुछ और दिखाना। इस तरह से जब वो अपने खातों में हेर फेर बदल करते हैं, इसी को हम विंडो ड्रेसिंग या मैनिपुलेशन कहते हैं। इन दिस सिचुएशन इनकम, इस सिचुएशन में इनकम स्टेटमेंट यानी जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इसका मतलब अगर वो मैनिपुलेशन होता है तो ये जो स्टेटमेंट है, जो ये अकाउंट है, हमें सही प्रॉफिट, उचित प्रॉफिट का नहीं बताएगा। ठीक है, फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, कि उस बिजनेस के काम से जो सही रिजल्ट है वो हमें शो नहीं करेगा। एंड द बैलेंस शीट फेल्स टू प्रोवाइड, और बैलेंस शीट भी सही तथ्य नहीं देगी। फेल टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू, सच्चा और उचित व्यू नहीं दिखाएगा, यानी वो बैलेंस शीट दिखावा दिखाएगी। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हाइड कर लिए जाएंगे और कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको दिखाए जाएंगे, होंगे नहीं लेकिन दिखाए। इस तरह के मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, फिनेंशियल पोजीशंस ऑफ द एंटरप्राइज। फिनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो अब ज्यादातर CA जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो किस चीज का पैसा लेते हैं, इसी चीज का पैसा लेते हैं ना, कि किस तरह से खातों को मैनिपुलेट किया जाए, किस तरह से टैक्सेस को बचाया जाए। लेकिन ऐसा करना नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वकील क्या करते हैं, अपनी एथिक्स के अगेंस्ट काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ जुल्म का, गलत लोगों का भी साथ देते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर कई बारी मैनिपुलेशंस या विंडो ड्रेसिंग हो जाती हैं जो कि गलत है। ठीक है, तो ये थी हमारी लिमिटेशंस
ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेडिंग्स याद होने चाहिए। ये पार्ट हमारा क्लास 12th में भी है, पांचों के पांचों पार्ट्स। ये क्लास हमारा अगला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी बेटा 3 तरह की होती है। कौन सी 3 तरह की होती है? एक होती है फिनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों अकाउंटिंग आप बीकॉम में जाकर, सीए में जाकर, आईसीडब्ल्यू में जाकर पढ़ेंगे। अभी क्लास 11th और 12th के अंदर आपने केवल फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। ठीक है, फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फिनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली ये आपके सिलेबस में इस तरह से डिटेल में तो नहीं है, लेकिन ये आपको ये बताती है कि फिनेंशियली बिजनेस की अंदर जो रोज ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस में बिजनेस के क्या रिजल्ट आए, प्रॉफिट और लॉस क्या आए, क्या बैलेंस शीट, क्या एसेट्स, क्या लायबिलिटीज हैं, इस तरह के रिजल्ट्स बताती हैं। और सेकंड है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। कच्चा माल लिया, बनाया, बनकर माल तैयार हो जाता है, तो जो माल बनकर तैयार हुआ, यूनिट्स तैयार हुए, एक यूनिट की जितना भी टोटल खर्चा आया उनको यूनिट्स में बांटना होता है। तो पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई, एक यूनिट कितने का बना, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, एक लंच बॉक्स, जो भी आइटम आप बना रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालना कैसे निकाली जाती है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाई गई है, जो कि आपके सिलेबस में ग्रेजुएशन में जाकर या मास्टर्स में जाकर है। ठीक है, थर्ड आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो आपकी डिसीजन से रिलेटेड अकाउंटिंग है, जो आप एडवांस क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था बस आपके सिलेबस में कि अकाउंटिंग कितने तरह की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। थैंक यू।